नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर यशोकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? परीक्षा नज़दीक आ रही है और हम देख रहे हैं आज स्वच्छंदतावाद। तो आइए चलते हैं, आज हम स्वच्छंदतावाद जिसके बारे में हम विस्तारपूर्वक जानकारी लेंगे, जो कि आपके सिलेबस में एमए द्वितीय सेमेस्टर और एमए चतुर्थ सेमेस्टर में लगा हुआ है। एमए चतुर्थ सेमेस्टर में तो स्वच्छंदतावाद आलोचना के बारे में आपको पढ़ना है, यानी स्वच्छंदता क्या है, कैसा है। और इधर आपको एमए में सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ना है और नेट के सिलेबस में भी लगा है। तो प्लस आपके 3 काम हो रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, हम स्वच्छंदतावाद को बहुत विस्तारपूर्वक समझते हैं। स्वच्छंदतावाद का सबसे पहले बात आती है कि क्या है, कहाँ से इसका शब्द आया। तो हम देख रहे हैं कि ये रोमांटिसिज्म जो है यहाँ से अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म से आया हुआ है। यहाँ से ये रोमांटिसिज्म का हिंदी रूपांतरण है और जिसे हम स्वच्छंदतावाद कहते हैं। स्वच्छंदतावाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें अभिजातवादी साहित्यिक परंपराओं, जैसे अभिजातवादी क्या है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि उपदेश प्रधान, विषय प्रधान, इतिवृत्त प्रधान, वर्णन प्रधान, कठोर नियम प्रधान, ये सब आ जाते हैं। और इन्हीं को देखते हुए इनके प्रति विद्रोह एवं आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता है। विद्रोह, हम यहाँ पे किसका विद्रोह कर रहे हैं? तो उपदेश प्रधान का, क्योंकि हमें कोई उपदेश देता है या कोई विषय प्रधान के बारे में, या कोई इतिवृत्त का है, या कोई वर्णन प्रधान है, तो हम इसमें देखते हैं कि कोई विद्रोह एवं आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता यहाँ पे हमें दिखाई देती है। कि आत्म अभिव्यक्ति की बात अगर आती है तो स्वच्छंदतावाद, या हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडम, जिसे हम कह सकते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं कि अभिव्यक्ति के संबंध में बात आती है। तो अभिव्यक्ति कैसा होता है, तो स्वच्छंदता का जो मूल स्वर होता है वह कैसा होता है। फ्रीडम जिसे मैंने कहा है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सब प्रकार के नियमों और रूढ़ियों को तोड़ना, क्योंकि हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि फ्री रहना पसंद करते हैं, या जो नियम होते हैं या रूढ़ियाँ होती हैं जो, उसको हम उसके अंतर्गत ढलना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम नियमों और रूढ़ियों को तोड़ना की बात कर रहे हैं, तो अन्यथा ना लेंगे, क्योंकि नियम और रूढ़ियों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन स्वच्छंदतावाद का मूल स्वर सब प्रकार के नियमों और रूढ़ियों को तोड़ना यहाँ पे कहा गया है। वस्तुतः हम देखेंगे कि परंपरा का विरोध अंतर्मुखी प्रवृत्ति होगी, या आत्माभिव्यक्ति होगी, और कल्पना का प्राधान्य होगा। क्योंकि हम यहाँ से ये चीज़ें समझेंगे। छायावाद में भी आप देखते हैं कि छायावाद जो है लगभग 1918 से 1936 ईस्वी आता है। छायावाद का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग जो है मुकुटधर पांडे जी ने किया था। तो ये जो जबलपुर से प्रकाशित हो रही थी श्री शारदा पत्रिका, तो यहाँ से ये पत्रिका प्रकाशित होती है, जिसमें हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख 4 किस्तों में लिखकर छायावाद की आरंभिक विवेचना की गई थी। और जब पांडे जी जब बात कर रहे थे, तो इसमें छायावाद की विशेषताएं लिखते हैं। कहते हैं कि व्यक्तिकता होनी चाहिए, दूसरा स्वातंत्र्य चेतना होनी चाहिए, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट और अस्पष्टता दिखाई देती है। यानी छायावाद की विशेषताएं के बारे में बात करें तो व्यक्तिकता बहुत महत्व यहाँ पे दिखाई देता है, वेदना की विवृत्ति दिखाई देती है, प्रेमानुभूति दिखाई देती है, प्रकृति चित्रण दिखाई देता है, राष्ट्रीय स्वर दिखाई देता है। तो ये मुख्यतः इसमें छायावाद में दिखाई देता है। तो यहीं से स्वच्छंदतावाद का भी स्वर दिखाई देता है। हम थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अभी मैंने जितने बिंदु बताए हैं जो हम कह रहे हैं, इसमें ये सारे बिंदु आ जाते हैं। व्यक्तिवाद, सौंदर्य दृष्टि, प्रकृति, ईश्वर प्रेम, गीतात्मक स्वच्छंदतावाद की मुख्य प्रवृत्तियां यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्वच्छंदतावाद का जो अर्थ है, हम रोमांटिसिज्म से लेते हैं शब्द, अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का पर्याय होता है, जिसमें इसका अर्थ अगर हम देखें कि प्रेम के स्वच्छंद क्रियाकलाप, यानी रोमांस का अर्थ अगर हम कहें कि क्या होता है रोमांटिसिज्म या रोमांस, तो रोमांस प्रेम के स्वच्छंद क्रियाकलाप को हम कहेंगे। प्रेम और स्वच्छंदता मानव जीवन की सहज तत्व है, इसलिए साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। और प्रेमाख्यान, जैसे आप देखते हैं कि प्रेमाख्यान काव्यों और अभिजात्यवादी साहित्य में भी प्रेमचर्या के प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। चूँकि हम रीतिकाल की अगर बात करें तो उस समय में भी हमें प्रेमचर्या का वर्णन मिलता है, किंतु नव्य शास्त्रवाद में इसे नैतिकता के विरुद्ध अगर बात करें तो नव्य शास्त्र में इसे नैतिकता के विरुद्ध मानकर इनका बहिष्कार किया गया।
प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ कि 18वीं शताब्दी में स्वच्छंदतावाद का पुनः जागरण होता है। ये कहाँ से आता है, कैसा है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा बात किया है कि नव्य शास्त्र में नैतिकता के विरुद्ध मानकर इसका बहिष्कार किया गया, क्योंकि ये जो प्रेमाख्यान काव्य है, अभिजातवादी है, इसमें प्रेमचर्या दिखाई देती है और उसी का यहाँ पे नव्य शास्त्र में इसे नैतिकता के विरुद्ध है। क्योंकि जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई खुलेआम से रोमांस किया जाए, खुले तौर पे रोमांस किया जाए, तो इसे नैतिकता के अंतर्गत नहीं मानते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि नैतिकता के विरुद्ध मानकर इसका बहिष्कार किया गया था। प्रतिक्रिया स्वरूप यह हुआ था कि 18वीं शताब्दी में स्वच्छंदतावाद का पुनः जागरण हुआ। अब हम देखेंगे कि स्वच्छंदतावाद का उदय कैसे हुआ, इसका आविर्भाव कैसे हुआ। तो आइए चलते हैं यहाँ पे। देखिए, स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के समय में देखिए, ये 1654 में हुआ था इंग्लैंड में, और इसका प्रयोग उस समय उपन्यास के समान नितांत काल्पनिक और असत्य कहकर निंदा के रूप में हुआ था। जब ये 1654 की बात चल रही थी तो उपन्यास के समान इसमें बात कही गई, जिसमें कहा गया था कि काल्पनिक और असत्य कहकर इसे निंदा के रूप में ले लिया गया था। जब साहित्यिक प्रयोग से पूर्व हम बात करें तो फ्रांस में ये रोमांटिक, साहसशील, भावनाशील या कल्पनाशील के अर्थ में प्रयोग हो रहा था। जब हम उसके पहले अगर बात करते हैं, जब पीछे अगर जाते हैं, तो ये फ्रांस में रोमांटिक का साहसशील के लिए किया जा रहा था, भावनाशील, कल्पनाशील के अर्थ में प्रयुक्त होता था। वहीं अगर हम बात करें श्लेगल की, तो श्लेगल का देखिए कि ये क्या कह रहे थे। श्लेगल ने रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग उदात्तवाद के विरोधी पक्ष के रूप में किया था। ठीक है, तो ये श्लेगल का है। तत्पश्चात जब फ्रांस की बात आती है तो इसका श्रेय जो जाता है स्टाइल को जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टाइल को दिया जाता है। काव्य प्रवृत्ति या वाद के रूप में जर्मन आलोचक फ्रेडरिक श्लेगल ने स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम अपनी पुस्तक, यहाँ पे आप देखेंगे, एथेंडम में किया था। तो फ्रेडरिक श्लेगल ने स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था, तो एथेंडम में किया था। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1789 की बात आती है तो यहाँ पे हम देखेंगे जब फ्रांसीसी के क्रांति के फलस्वरूप, इस समय फ्रांस की क्रांति चल रही थी 1789 में, और उसके बाद जब पाश्चात्य देशों में आया तो पाश्चात्य देशों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात यहाँ पे चल रही थी। तो ये तीनों जीवन मूल्यों की लहर दौड़ पड़ी। फ्रांसीसी क्रांति के सूत्रधार एवं महान विचारक रूसो ने, ये फ्रांसीसी क्रांति के सूत्रधार कौन है, तो रूसो ने स्वतंत्रता का उद्घोष करते हुए कहा, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज फाउंड एवरीवेयर इन चेन। ये एक चैन बनाकर रख दिया था। तो इसमें देखेंगे कि रूसो ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की तीनों जो है एक रिश्ते बनाकर रखता है, जीवन मूल्यों से को बनाकर रखता है। जीवन मूल्यों से युक्त मनुष्य की स्वाभाविकता एवं तानाशाही नियमों से मुक्त स्वच्छंद की पुरजोर वकालत की गई थी, क्योंकि हर कोई यहाँ पे चाहता है कि स्वच्छंद हो और जीवन मूल्यों में समानता, स्वतंत्रता चाहता है, हर कोई बंधुत्व चाहता है। यहीं पे यहाँ पे बात कही गई है। और इसके फलस्वरूप जब फ्रांस में सर्वप्रथम जब बात आती है राज्य क्रांति के संदर्भ में, तो अब यहाँ पे स्वच्छंदतावाद का उदय हुआ। जर्मनी में जैसे हम बात करेंगे कि ये कहाँ से कैसे हुआ, अभी मैंने बात किया था कि नवशास्त्र और उसकी नियमबद्धता, क्योंकि नियमबद्धता, कृत्रिमता, आडंबर प्रियता, इसके विरोध में, क्योंकि कोई भी नियम में रहता है या कृत्रिमता, बनावटी होती है या आडंबर प्रियता होता है, वहाँ पे इसका विरोध पाश्चात्य साहित्य में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। किंतु उनके गतिमय विकास की दिशा में दो बातें बड़ी प्रेरक रही है, एक जर्मन स्वच्छंदतावादी साहित्य, तो दूसरा हम देखेंगे तो फ्रांस की राज्य क्रांति। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक तरफ जर्मन का जो है स्वच्छंदतावादी, जर्मन का स्वच्छंदतावादी साहित्य, और दूसरा है जो फ्रांस की राज्य क्रांति, इसे ध्यान रखेंगे। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जर्मन स्वच्छंदतावादी साहित्य और दूसरा दर्शन, तथा दूसरा के अंतर्गत हम कहेंगे कि फ्रांस की राज्य क्रांति। इन दोनों के प्रभाव से अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी काव्य ने एक व्यापक और विशिष्ट प्रेरणादायी रूप ग्रहण किया। जर्मन साहित्यकारों में, जैसे नाम मैं बताना चाहूंगी कि जर्मन साहित्यकार में बॉमगार्टन, ये एक नाम आएगा, बॉमगार्टन। वहीं लेसिंग,
लेसिंग, लेसिंग आएगा। गेटे, गेटे, शीलर, 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 फिक्टे, मैं डिलीट कर देती हूँ, फिक्टे, फिक्टे, कांट जर्मन, कांट जर्मन, कांट जर्मन, ये सब जो हैं ये क्या है, जर्मन साहित्यकार हैं। जितने भी अभी मैंने बताया, बाउमगार्टन, लेसिंग, गेटे, शिलर, फिक्टे, कांट जर्मन, ये स्वच्छंदतावाद को एक विशिष्ट आयाम प्रदान कर रहे थे। इन समीक्षकों ने व्यापक रूप से अंग्रेजी के स्वच्छंदतावाद को प्रभावित किया, और जितने भी समीक्षक थे ये व्यापक रूप से ये प्रभावित करते हैं। और किंतु जर्मन स्वच्छंदतावादी जो है वो कैसे थे, तो ये सौंदर्य अनुभूति के अलावा आलोचनात्मक और दार्शनिक तत्वों से युक्त थे। अब वहीं उनकी रचनाओं में क्या दिखाई देता था, तो वस्तु पर एक संगति दिखाई देती थी। जबकि अंग्रेजी स्वच्छंदता सौंदर्य अनुभूति को क्या कर रहा था, अंग्रेजी स्वच्छंदता जो है सौंदर्य अनुभूति को विकसित करने और व्यक्तिगत अनुभूतियों के विकास में अधिक सहायक सिद्ध हो रहा था। जिसमें हमें क्या दिखाई दे रहा था व्यक्तिगत अनुभूतियों के विकास में, इसमें भावुकता, कल्पना, रहस्यवादिता, ये सब की प्रमुखता यहाँ पे दिखाई दे रही थी। किसकी, तो भावुकता की कल्पना। जैसे आप छायावाद में भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या था, जो कि वेदना की प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पे भावुकता दिखाई दे रहा था, कल्पना दिखाई दे रहा था, रहस्यवादिता, रहस्यवादिता दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं कि तत्वों का समावेश इस समय हो रहा था। और ये सब वहीं हम अगर दूसरे स्वच्छंदतावाद की बात करें, ये देखिए आप यहाँ पे गेटे, कांट, ये सब का नाम मैंने यहाँ दिया हुआ है, बुक्स में दिए हुए हैं, तो जिसको आपको बता रहे। दूसरे स्वच्छंदतावाद के विकास में हम बात कर रहे थे फ्रांस की राज्य क्रांति। एक तो मैंने कहा जर्मन का, दूसरा मैंने कहा फ्रांस की राज्य क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, उसका महत्वपूर्ण हाथ यहाँ पे था। स्वच्छंदतावादी के बारे में बात करेंगे तो स्वच्छंदतावादी साहित्य में जो भी मानवतावादी भावनाएं हैं तो उसी की देन है। भावनाएं क्या थी, तो फ्रांसीसी स्वच्छंदतावाद का प्रभाव बाहर अधिक नहीं पड़ा था, क्योंकि जो भी प्रभाव था वो बाहर नहीं दिखाई दे रहा था। फ्रांस की राज्य क्रांति ने अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद को 3 रूपों में प्रभावित किया था। क्या, पहला तो वैचारिक रूप, इसमें हम देखेंगे कि वैचारिक रूप, वैचारिक रूप ये दिखाई दे रहा था। दूसरा है राजनीतिक रूप दिखाई दे रहा था, राजनीतिक रूप में। और तीसरा है सैनिक प्रभाव के रूप में। तो ये 3 हैं, तीनों का प्रभाव वैचारिक रूप में रूसों के विचारों का प्रभाव पड़ रहा था। वैचारिक प्रभाव में ज्यादातर रूसों का प्रभाव दिखाई दे रहा था, और उसी ने प्रकृति की ओर, ये जो रूसों का प्रभाव दिखाई दे रहा था, तो उसी ने प्रकृति की ओर वापिस लौटो का नारा लगाया, बैक टू नेचर। इसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्रता की लालसा, बंधनों को काट फेंकने की उत्साह और प्रकृति के प्रति अदम्य प्रेम, ये सब ने साहित्य को भी प्रभावित किया था। क्या प्रभावित किया था, स्वतंत्रता की लालसा, हर कोई चाहता था कि जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्रता की लालसा होनी चाहिए, बंधनों को काट फेंकने की बात का उत्साह था, प्रकृति के प्रति बहुत अदम्य प्रेम ने साहित्य को भी प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप यह होता है कि स्वच्छंदतावादी जागरण एक ऐसा साहित्य दे गया जिसमें सौंदर्य प्रेम, पहला बिंदु सौंदर्य प्रेम था, प्रकृति प्रेम दिखाई दे रहा था, मानव की संवेदना, उत्सुकता, उल्लास, ये सब विशेषताएं इसमें दिखाई दे रही थी। तो अब हम चलते हैं स्वच्छंदतावाद का अर्थ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखा, मैंने कहा था कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद यूरोपीय रोमांटिक कविता के माध्यम से उदित होता है। रामचंद्र शुक्ल स्वच्छंदतावाद शब्द के प्रयोग से उसे उसका परिनिश्चित अर्थ प्राप्त होता है। ये रामचंद्र शुक्ल ने इसका परिनिश्चित अर्थ प्राप्त किया हुआ। हिंदी में स्वच्छंदतावाद से प्राक छायावादी हिंदी कविता का बोध होता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब वीडियो स्टार्टिंग किया था तो छायावाद की बात कर रही थी मैं। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद से प्राक छायावादी हिंदी कविता का बोध होता है, जिसके प्रवर्तक श्रीधर पाठक जी थे और इसके नायक मुकुटधर पांडे थे। और मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे जो है कि दोनों क्या थे, ये भाई थे, छोटे भाई। तो मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों को क्या कहा जाता था, तो पांडे बंधु कहा जाता था।
अब यहाँ पे और रामनिवास त्रिपाठी भी थे इनके नायक। एकांत प्रणय और देशभक्ति की सहज संपृक्त रूप भारतीय और हिंदी रोमांटिसिज्म की अपनी निजी विशेषताएं थी, जो अंग्रेजी और यूरोपीय रोमांटिसिज्म में नहीं दिखाई दे रही थी। तो पराधीन भारत का कवि अपने रोमांटिक मिजाज में राष्ट्रीयता को नकारता नहीं, बल्कि विशेष महत्व देता है। श्रीधर पाठक से लेकर छायावादी कवियों तक यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। अब स्वच्छंदतावाद का थोड़ा सा अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि स्वच्छंदतावाद काव्य की एक सामान्य प्रवृत्ति है और किसी भी काल और देश में ये उद्भूत हो सकती है, होती है, हुई है। इसी कारण स्वच्छंदतावाद का विवाद का विषय रहा है। कैसा विवाद का विषय है कि सबने अपने अपने दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण किया है। किसी ने उसे बुद्धि के विरुद्ध भाव का विद्रोह कहा, तो किसी ने उसे मध्य युग का पुनर्जागरण कहकर पुकारा। पेटर के बारे में हम जानते हैं, तो पेटर ने उसे अद्भुत और सुंदर का मिश्रण कहा है। हेज पेटर हेज पेटर हेज हेज क्या कहते हैं, देखिए हेज कहते हैं कि स्वच्छंदतावादी कल्पना का उद्भव जो हुआ है वो कुतूहलजनक, आश्चर्यजनक यानी विस्मय, रहस्य भावना में मानता है। एबरक्रोम्बे ने इसे कहा है यह यथार्थवाद का विरोधी मानते हैं। यथार्थवाद का विरोधी एबरक्रोम्बे क्रोम्बे इसके बारे में हम बात करते हैं स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत। तो ये एबरक्रोम्बे कहते हैं कि यथार्थवाद का विरोधी माना है। कुछ लोगों ने इसे अनियमितता का उपासना कहा है, तो कुछ ल्यूकास जैसे कहते हैं कि स्वच्छंदतावादी कवि नियमों और परंपराओं का उल्लंघन करता है, यथार्थ और समाज के प्रति विद्रोह करता है, कर्तव्य के जगत के स्वप्नों की वेदी का बलिदान कर देता है। इस तरह से बात आती है। तो हमने जो भी अभी वर्णन किया है, स्पष्ट किया है, वो स्वच्छंदतावाद वास्तव में एक क्या है, तो नव्य कल्पनाशील दृष्टिकोण से जीवन और प्रकृति को देखने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसने सभी कला रूपों को प्रभावित किया है। क्या कला रूपों को? तो जैसे स्वच्छंदतावादी भावना के प्रमुख तत्व देखेंगे हम, सौंदर्य प्रेम, सौंदर्य जिज्ञासा, भावुकता, काल्पनिकता, व्यक्तिकता। ये इस पर हमने संक्षेप में प्रकाश अभी पहले डाला हुआ है, क्योंकि हिंदी में छायावादी काव्य में भी हम ऐसी प्रवृत्ति पाते हैं, जो कि मैंने ये दोबारा कहा है। अब हम देखेंगे, जैसे ये देखिए कहा है इन्होंने एबरक्रोम्बी, स्वच्छंदतावाद का केंद्रीय बिंदु बाह्य अनुभूतियों से पलायन और आंतरिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। यहाँ पे देखिए CM बावरा कहते हैं कि कल्पना में नवीनता और गहन विश्वास स्वच्छंदतावाद की मूलभूत प्रवृत्ति दिखाई देती है। हिंदी साहित्य कोश के देखिए, साहित्यिक उदारवाद ही रोमांटिसिज्म है, अर्थात प्राचीन शिष्ट और क्लासिक परिपाटी के विरोध में उठ खड़ी होने वाली विचारधारा को ही रोमांटिसिज्म कहा जाता है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि रोमांटिसिज्म अथवा स्वच्छंदतावाद शब्द एक प्रवृत्ति विशेष का घोतक शब्द है। यह प्रवृत्ति किसी न किसी काल में प्रायः सभी साहित्य के दृष्टिकोण होता है। प्रकृति देशभक्ति, वन वैभव, एकांत प्रणय स्वच्छंदतावाद के मूल तत्व कहे जा सकते हैं, और इन सब से ऊपर व्यक्तिक स्तर का विद्रोह भाव है। हजारी प्रसाद देखिए क्या कहते हैं, रोमांटिक साहित्य की वास्तविक उच्च भूमि वह मानसिक गठन है जिसमें कल्पना के अविरल प्रवाह से घन संश्लिष्ट निविड़ आवेग की प्रधानता होती है। इस प्रकार कल्पना का अविरल प्रवाह, निविड़ आवेग, वे दो निरंतर घनीभूत मानसिक वृत्तियां ही इस व्यक्तित्व प्रधान की साहित्य जननी है। अतः कह सकता है कि स्वच्छंदतावाद एक ऐसी काव्यधारा है जिसमें कल्पना, आवेग, व्यक्तिकता, आध्यात्मिकता, ये सब का स्तर दिखाई देता है, और ये प्रकृति प्रेम, उदार मानवता, विश्वास, काव्य में मुक्त स्वच्छंदतावाद, अभिव्यक्ति प्रणाली इत्यादि प्रवृत्तियां सन्निहित है। तो ये आप देख सकते हैं। स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। क्या है स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं? पहला, आप देख रहे हैं कि विद्रोहात्मकता, एक सेकंड, विद्रोहात्मकता की बात करते हैं। विद्रोह करता है। स्वच्छंदतावाद की सर्वप्रमुख विशेषता परंपराओं के प्रति जो है विद्रोहात्मक स्वर रखता है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद में किस तरह की बात करते हैं, तो अभिजात्य, साहित्यिक परंपराओं, धर्म, नीति, शास्त्रीय नियमों, बुद्धिवाद, इन सब के प्रति क्या करता है, विद्रोहात्मकता का स्वर बुलंद करता है।
और इन सब को करते बुलंद करते हुए स्वतंत्रता एक नवीन मार्ग का उद्घोषित करते हुए एक नवीन चिंतन धारा का एक एवं एक नए भावनामर्शन का धरातल पर काव्य को प्रतिष्ठित किया। इसके फलस्वरूप ही स्वतंत्रतावाद का आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तो विद्रोह किसका करता है? तो परंपराओं, साहित्यिक परंपराओं, धर्म, नीति, साहित्य, नियमों, बुद्धिवाद, इन सब का विद्रोह करता है। व्यक्तिगत अनुभूति एवं आत्म अभिव्यक्ति की बात यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि व्यक्ति का अनुभूति यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी, कि व्यक्तिवाद और आत्मनिष्ठता स्वच्छंदतावाद की मूल विशेषता है। स्वच्छंदतावादी काव्य में हम देखेंगे कि स्वयं स्फुरित अंतः प्रेरणा को विशेष महत्व मिला है। जैसे कि हम कोई अपनी बात अंदर से कोई प्रेरित होते हैं, प्रेरणा होते हैं, और उसका फलस्वरूप स्वच्छंदतावादी काव्य अत्यधिक भावप्रवण आत्मपरक बन जाता है। क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कई बिंदु आएंगे जिसमें जैसे मैंने कहा कि व्यक्तिगता इसमें खासतौर पे दिखाई देती है। तो यह स्वच्छंदतावाद की प्रमुख प्रवृत्ति, जैसे मैंने कहा कि प्रेम में असफलता के कारण जो विषाद और वेदना की अभिव्यक्ति करता है ना, जिसमें इसे व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के कारण ही वह सभी प्रकार की रूढ़ियों और तोड़कर क्रांति लाना चाहता है, और जो मतलब क्रांति को तोड़ना चाहता है वो प्रेम में असफलता के कारण विषाद और वेदना की अभिव्यक्ति करता है। वहीं दार्शनिक दृष्टि, जीवन की क्षणभंगुरता, व्यक्ति स्वतंत्र, इन सब को लेकर स्वच्छंदतावाद में क्या होता है, निराशावादी काव्य लिखा जाता है। और प्रसाद की प्रारंभिक रचनाएं आप देखेंगे, झरना है ना, झरना है, लहर है, आंसू है, तो ये प्रसाद की रचनाओं में दिखाई देता है, दिखता है कि नहीं बताइए? आंसू, लहर, है ना, तो ये प्रसाद की रचनाओं में सब में उनकी दृष्टि सामाजिक ना होकर क्या हो जाती है, व्यक्तिवादी हो जाती है। तो ये रहा आपका व्यक्तिवादी या व्यक्तिक अनुभूति या आत्माभिव्यक्ति की बात करते हैं। कल्पना की प्रधानता, चूंकि काल्पनिकता बहुत महत्व देता है स्वच्छंदतावादी कवियों में, हमें कल्पना का प्राधान्य मिलता है। यह सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा के कारण संभव हो पाता है, क्योंकि जो जिज्ञासा होती है वो सौंदर्य के प्रति होती है, और उनकी संपूर्ण अनुभूति जो है कल्पना के रंग से रंजित हो जाती है। जैसे हम देखें कि वे साधारण से साधारण विषय वस्तु को अगर कल्पना के रंग में हम इस प्रकार रंग देते हैं, वह सर्वथा क्या हो जाता है, नवीन रूप में प्रस्तुत हो जाती है। कोई चीज़ अगर हम है उसे आकार दे, कलर दे, कुछ ऐसा रूप दे कि भाई कितना वाह, कितना सुंदर बना दे, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो उसी प्रकार कल्पना ने उन्हें रहस्यवादी बना दिया, जिससे वे प्रकृति के कण कण में क्या ढूंढते हैं, ईश्वर की सत्ता का अनुभव करने लगते हैं। जैसे आपने कोई मूवी देखी है, जैसे पीके मूवी में देखा है कि परीक्षाएं होती है बच्चों का, और वहाँ पे एक पत्थर रख दिया जाता है और कहता है कि देखो भाई यहाँ पे आप अब पूजा करने लगेंगे बच्चे, तो वही होता है। तो यहाँ पे है ना, प्रकृति के कण कण में ईश्वर की सत्ता का अनुभव करने लगे। कल्पना ने भी उनकी अभिव्यक्ति को अद्भुत और मनोरम बना दिया। कल्पना के कारण ही हमें देखते हैं कि उन्होंने सूक्ष्म उपमानों का भी प्रयोग किया है। जैसे शैली के बारे में बात करें, जैसे आपने देखा होगा कई मूवी में वेस्ट वाइंड, जैसे पश्चिमी हवा का प्रभाव बताते हैं, शैली कहते हैं। शैली क्या कहते हैं, देखिए शैली का कहना है बहुत बढ़िया, कहते हैं कि प्रभाव बताते हैं कि सूखी पत्तियां जो होती है प्रेतों की तरह भागती हैं। आप कल्पना करिए, जैसे कोई पिक्चर वगैरह आप देखते हैं तो उसमें ऐसे पत्तों का आना है ना, वो पत्ते उड़कर आ रहे हैं तो प्रेतों की तरह ऐसा लगता है कि पत्तियां जो है प्रेतों की तरह भागती हुई दिखाई दे रही है। वे स्काईलाई एक चिड़िया की तुलना विचारों में छिपे कवि से करते हैं। कौन? तो यहाँ पे शैली करते हैं, ठीक है। तो काल्पनिकता का भी प्रभाव यहाँ पे हम देख सकते हैं। और भाषा शैली कैसी होती है, परिणाम स्वरूप इनके कवियों की भाषा शैली प्रतीकात्मकता दिखाई देगी, अलंकारिक, संकेतात्मक, ये सब दिखाई देने लगता है। ये सब किसकी वजह से होता है, तो कवियों ने अपनी कल्पना के सहयोग से वस्तु और प्रकृति के विभिन्न अंगों में आनंदप्रद सौंदर्य के दर्शन किए हैं, और कल्पना के सहयोग से ही उसे सौंदर्य और काव्य रमणीय शैली में चित्रित किया है। अगला बिंदु हम देखेंगे सौंदर्यमयी दृष्टि और ऐन्द्रिकता। सौंदर्यमयी दृष्टि और ऐन्द्रिकता, क्योंकि ये जो है सौंदर्यमयी की बात अगर करते हैं, क्योंकि प्रगति के प्रति हम सौंदर्य भी रखते हैं, है ना। तो या जैसे जिज्ञासा हमारी किसके प्रति होती है, तो जैसे पेटर कहते हैं, स्वच्छंदतावाद की परिभाषा करते हुए कहते हैं, सौंदर्य प्रेम स्वच्छंदतावाद का वैशिष्ट्य है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद में सौंदर्य प्रेम होना बहुत जरूरी है।
प्रत्येक रचना में हम देखेंगे सौंदर्य प्रेम का तत्व दिखाई देता है। जैसे परंतु हम देखेंगे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि सौंदर्य प्रेम या इच्छा के साथ सौंदर्य जिज्ञासा का भी योग रहता है ना, कि भाई सुंदर है। जैसे देखिए स्वच्छंदतावाद में सौंदर्य प्रेम, सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा दोनों अनिवार्य तत्व होते हैं, क्योंकि सौंदर्य के प्रति एक प्रेम और जिज्ञासा, इनमें से प्रत्येक का महत्व है। अगर हम बात करें सौंदर्य के प्रति प्रेम, प्रत्येक काव्य कला का मूलभूत तत्व है। जैसे काव्य का जन्म ही सौंदर्य के प्रति आकर्षण के साथ होता है। काव्य अगर लिखते हैं तो सौंदर्य के प्रति आकर्षण रखते हैं, वही सौंदर्य काव्य का मुख्य गुण है। सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा काव्य का बौद्धिक पक्ष होता है ना, क्योंकि स्वच्छंदतावाद में सौंदर्य प्रेम जिज्ञासा दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और स्वच्छंदतावादी कवि जो सौंदर्य प्रेम के कारण सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है, वो सौंदर्य जिज्ञासा के कारण ही निरंतर क्या करता है, सौंदर्य की खोज में लगा रहता है। वह निरंतर सुंदर से सुंदरतम की ओर बढ़ता है। जैसे राम नरेश त्रिपाठी का एक पथिक सौंदर्य के बारे में वो बात करते हैं, प्रेम और सौंदर्य की जिज्ञासा के कारण, क्योंकि वो अपनी पत्नी से कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, देख अतुल सौंदर्य तुम्हारा मग्न हुआ मन मेरा, जिसने तुम्हें रचा वह होगा कैसा चारु चितेरा, है ना। देख अतुल सौंदर्य तुम्हारा मग्न हुआ मन मेरा, मतलब इतनी सुंदर है कि जिसने तुम्हें रचा वह होगा कैसा चारु चितेरा। उसे देखने की दृढ़ इच्छा प्रबल हो उठी मन में, फिरा खोज में रूप राशि के, मैं निसी दिन वन वन में, उसको खोजने के लिए मैं रात दिन वन वन में घूम रहा हूँ, है ना, खोजने के लिए। तो ये रहस्यात्मक हो उठता है स्वच्छंदतावादी सौंदर्य के प्रति, है ना, कि भाई ब्यूटी इज द ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल, है ना, ये कहते हैं, ये केट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे देखेंगे। वहीं दूसरा अगला बिंदु है प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेम हम देखते हैं क्योंकि प्रकृति का वातावरण का वर्णन यहाँ पे कवियों के माध्यम से किया जा रहा है। स्वच्छंदतावाद में बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अच्छा बिंदु है प्रकृति प्रेम, क्योंकि प्रकृति और जीवन के साधारण रूपों का चित्रण यहाँ पे हम देखेंगे और प्रकृति प्रेम भी देखेंगे। तो सूर्य का जैसे उगना, है ना, सूर्य का डूबना, बादलों का घिरना, और पर्वतों पर झोंकों से मस्त होकर ध्रुवों का थिरकना, वर्षा, शरद, वसंत और ग्रीष्म ऋतुओं की उभरती हुई प्रकृति की नवीन छटाएं, है ना। तो ये सब क्या करता है, इन कवियों को उल्लास से भर देती हैं। हम सबको भी भर देती हैं, लेकिन कवियों का उल्लास से भर देती हैं। और प्रकृति की शोभा, उसकी बदलती छवियां, ये स्वच्छंदतावाद का एक आभा है, सतरंगी आभा है, जिसमें कवि विभोर हो उठता है। घाटियों और चरगाहों में खिलते हुए फूल इन कवियों को मुग्ध कर देते हैं, और ये इन प्राकृतिक दृश्यों से उनकी संवेदना व्यापक और कोमल बन जाती है, जिससे हम देखते हैं कि स्वच्छंदतावाद एक कलात्मक दृष्टिकोण है। और जैसे एबरक्राम्बी भी कहेंगे कि स्वच्छंदतावाद को यथार्थवाद का विरोधी मानते हैं। और कुछ लोग हिंदी में, कुछ लोगों ने छायावादियों को पलायनवादी इसी अर्थ में माना है, किंतु इस प्रकार से आक्षेप लगाना जो नितांत भ्रम सा लगता है। तो स्वच्छंदतावादी कवियों ने वास्तव में यथार्थ की उपेक्षा नहीं की है। क्या किया है, यथार्थ को देखने का उनका दृष्टिकोण भिन्न था, है ना। हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे ग्रामीण संस्कृति का यहाँ पे हम देख रहे हैं, प्राकृतिक दृश्यों की बात, जैसे मैंने कहा कि सूरज का उगना डूबना, जिसके कारण स्वच्छंदतावादी कवि प्रकृति के विविध अंगों के सौंदर्य की छटा का अद्भुत चित्रण हो सका है। जैसे वर्ड्सवर्थ के बारे में हम बात करेंगे, है ना, वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, किट्स है, शैली है, आदि स्वच्छंदतावादी कवियों ने अपने काव्य को प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्यों को सजाया और संवारा है। ईश्वर प्रेम और मानवतावाद, ईश्वर के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि ईश्वर प्रेम और मानवतावाद की यहाँ पे बात आती है। तो हम कैसे ईश्वर के प्रति मानवतावाद, तो स्वच्छंदतावादी प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ ईश्वर को अज्ञात और हास्यात्मक और विश्वव्यापी सत्ता के रूप में अनुभव किया है। ईश्वर कैसा है, तो ईश्वर को अज्ञात, रहस्यात्मक और विश्वव्यापी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वही प्रकृति सौंदर्य वस्तुतः क्या है, ईश्वरीय सौंदर्य है। जो प्रकृति में सौंदर्य है वो ईश्वरीय सौंदर्य है। ईश्वरीय सौंदर्य और ईश्वरीय सत्य की जो स्वीकारोक्ति है, उसके फलस्वरूप स्वच्छंदतावादी काव्य में आध्यात्मिक भाव के साथ साथ मानवतावाद को भी महत्व मिलता है, यानी व्यापक रूप से महत्व मिलता है। क्योंकि ईश्वरीय सौंदर्य जो है या ईश्वरीय सत्ता है, उसको स्वीकार करने के बाद काव्य में आध्यात्मिक भाव के साथ साथ मानवतावाद को भी व्यापक रूप में महत्व मिलता है। देश प्रेम,
हम देखते हैं कि स्वच्छंदतावाद में देश प्रेम का भी बहुत महत्व है। यहाँ पे देश के प्रति उत्कट प्रेम की बात करते हैं, जैसे राष्ट्र की बात मैं कर रही थी, है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रीय प्रेम की बात भी आएगी, तो देश प्रेम। स्वच्छंदतावादी कवि में देश के प्रति एक उत्कट प्रेम मिलता है, जो कि एकांत प्रणय, देशभक्ति का सहज संप्रेक्त दिखाई देता है, जो कि हिंदी के रोमांटिसिज्म में अपनी एक विशेषता है। इंग्लैंड के देशभक्ति और राष्ट्रीयता का यह संवेदनात्मक अवतारणा इस संदर्भ में अपेक्षित ना थी, पर पराधीन भारत का कवि अपने समूचे रोमांटिक मिजाज में इस राष्ट्रीयता के पक्ष को विशेष महत्व दिया था। श्रीधर पाठक से लेकर छायावादी कवियों का कृतित्व साक्ष्य प्रस्तुत करता है। और काव्य शिल्प में क्रांति देखेंगे तो स्वच्छंदतावादी ने सिर्फ विषय वस्तु में बल्कि काव्य शिल्प के क्षेत्र में भी क्रांति लाई है। कैसा? क्योंकि इन्होंने नवे शास्त्री के अलंकार में बहुल, दुरूह, क्लिष्ट, काव्य साध्य भाषा से काव्य धारा को मुक्ति दिलाकर उसे सरल, अकृत्रिम, स्वाभाविक और प्रभावमयी भाषा की ओर उन्मुख किया है। और शैली की दृष्टि से इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने गीति शैली अपनाई है। कौन सी शैली अपनाई है? तो गीति शैली अपनाई है। तीव्र एवं प्रबल भावक विव्यक्ति के कारण ही स्वच्छंदतावादी काव्य का काव्य कैसा है, तो गीति काव्य है। और गीति काव्य में ओड, सोनेट, बेरेट ये सब विविध गीतों के रूप में दिखाई देते हैं। और गीति शैली स्वच्छंदतावाद की काव्य शिल्प संबंधी महत्वपूर्ण विशेषता है। नए छंद, नए बिंब, नए प्रतीक, ये सब कलात्मक ढंग से जो है स्वच्छंदतावाद में दिखाई देता है। भाषा का काव्यात्मक प्रयोग स्वच्छंदतावादी कथा साहित्य में भी प्रकट होता है, जो कि स्वच्छंदतावाद की एक अन्यतम विशेषता है। लास्ट अगर हम थोड़ा सा बात करें हिंदी साहित्य और स्वच्छंदतावाद। हिंदी साहित्य में अंतर्गत छायावाद 1836 के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ता है। इसका उदय वहीं से होता है। नगेंद्र ने छायावाद के बाद प्रगतिवाद के पूर्व की काव्यधारा को व्यक्तिवादी अथवा स्वच्छंदतावादी काव्यधारा कहा है। तो किसने कहा है? नगेंद्र ने छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की काव्यधारा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। स्वच्छंदतावादी काव्य पर अंग्रेजी के रोमांटिक काव्य का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अंग्रेजी का, है ना, रोमांटिक काव्य। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के प्रथम कवि और नायक के रूप में स्वीकार करते हैं। वहीं उनका जैसे अनुवाद है एकांतवासी योग, हर्मिट का अनुवाद, मैंने इसको ट्रिक करके बताया था, योग, है ना, हर्मिट का अनुवाद, एकांतवासी काव्य ग्रंथ, अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी काव्य ग्रंथों का अनुवाद। हिंदी साहित्य में काव्य के क्षेत्र में नवीन सौंदर्य बोध, नए रूप, नए शब्द, नवीन शब्द, ये सब प्रकृति प्रेम, है ना, ये सब के सब यहाँ पे दिखाई देते हैं। और नीति, विद्रोह, रहस्य भावना, व्यक्तिक प्रेमाभिव्यक्ति, ये प्रवृत्तियां सब स्वच्छंदतावाद की देन है। मानववाद, नीति, विद्रोह, रहस्य भावना, व्यक्तिक प्रेमाभिव्यक्ति, ये सब देन है। और स्वच्छंदतावादी कवियों में हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, है ना, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, हरिकृष्ण प्रेमी, हृदय नारायण हृदयेश इत्यादि प्रमुख हैं। और इसमें हरिवंश राय बच्चन ने स्वच्छंदतावादी काव्य गीति काव्य के क्षेत्र में नवीन आयाम उद्घाटित किए हैं। इन्होंने हालावाद के बारे में जैसे कई बार प्रश्न बनता है, तो हालावाद का समय तो 1935 प्रवर्तन कर स्वच्छंद भंगिमाओं को अभिव्यक्त किया है। हालावाद की समस्त विशेषताएं बच्चन जी की कविताओं में देखिए। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर मेरा जीवन परिचय। भगवती चरण का हम दीवानों की क्या हस्ती है, मैं है आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहां चले। इस तरह से हम देखते हैं। स्वच्छंदतावाद का अगर बात करें मूल्यांकन, तो अनेक आरोप लगाए गए हैं। क्या आरोप लगाए गए हैं? व्यक्तिकता, वायवी, काल्पनिकता, अनुभूति, शैली की स्वाभाविकता की समाप्ति, ये सब दोष आरोपित यहाँ पे लगाए गए हैं। इन दोषों के बावजूद स्वच्छंदतावाद ने अपनी प्रवृत्तियों के कारण छायावाद और रहस्यवाद को प्रभावित किया है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि स्वच्छंदतावाद ने पाश्चात्य साहित्य को अनेक सुंदर कृतियों में समृद्ध किया है, किंतु व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण उसका पतन हो गया है। किसके कारण? तो व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण। स्वच्छंदतावादी कवियों और समीक्षकों के पश्चात ऐसा कोई दृढ़ व्यक्ति स्वच्छंदतावाद के पास नहीं रह गया, क्योंकि उसे कोई संभाल पाए, उसके नेतृत्व को संभाल सके, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सौंदर्य सत्ता की ओर स्वच्छंदतावाद ने हमें जागरूक कर दिया था, किंतु इसी से उसे यथार्थ रूप ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया था। वह इसलिए क्योंकि
अधिक नहीं रह गया था, क्योंकि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन भावना का सौंदर्य बोध, नवीन विचारों का रस नहीं था। और इन सब कारणों से क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में संपूर्ण रचना जो है कर्म कलाकार के मन में या आत्मा में भी पूर्ण मानता दिखाई देता है। जो कि स्वच्छंदतावाद बहुत प्रभावशाली होता है, परंतु जैसे जैसे उसका उन्माद बदलता है तो वह सब कुछ खोता जाता है, जो महान कृतिकारों के गुण में दिखाई देता है। तो छायावादी के अंतर्गत या स्वच्छंदतावादी अंतर्गत हम बात करें तो ये सब प्रवृत्ति स्वच्छंदतावादी विचारधारा क्रमशः दिखाई देता है। 19वीं शती की बात अगर करें तो इसके विरोध में नवे शास्त्रीय विचारधारा एक बार फिर सिर उठाने लगी थी, और मानवतावाद छोटी सी अवधि में पुराने और फीके पड़ गए थे। स्वच्छंदतावाद का व्यापक जो है वो आदर्शवाद मानवतावाद में दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से हमने देखा, जैसे लोंजाइना से लेकर शेक्सपियर तक सभी महान कलाकारों ने इसे अमर संपदा का संचयन की बात करते हैं। लोंजाइनस आज लोंजाइनस या शेक्सपियर नहीं है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनकी दी हुई संपदा बहुत भी महत्वहीन हो गई है, क्योंकि व्यापक मानवता का आदर्श किसी भी युग और किसी भी देश में फीका नहीं पड़ सकता है। भले ही स्वच्छंदतावादी इस धरती पर ना रमे हो, किंतु व्यापक आदर्शों और सूक्ष्म सौंदर्यों को लेकर चलने वाला स्वच्छंदतावाद अब भी अमर है और अमर है। इस तरह से हमने देखा स्वच्छंदतावाद के बारे में। आज पूरा विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह वीडियो लाभदायक होगा। मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और शुभकामनाएं।